क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए तो अब एक लेक्चर हम कर चुके हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। पार्ट वन हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब पार्ट वन नहीं, सॉरी, लेक्चर वन कंप्लीट हो गया। पार्ट तो बहुत सारे हैं। काइनेमेटिक्स शुरू की थी हमने, 11 पोर्शन से हमने काम शुरू किया है, धीरे धीरे 12 तक लेके जाएंगे। साथ बने रहना है। पहला लेक्चर आई होप सबने बढ़िया से पढ़ा होगा। ठीक है, अच्छे से देखिए लेक्चर को। एक चीज़ बहुत 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 ध्यान से ये बात सुनिएगा कि आपको एकलव्य बनना है। एकलव्य बनना है, इसका मतलब ये है कि आप जब पढ़ें कंटेंट, मैं आपको पिछली बार भी प्रॉमिस कर चुका हूँ कि कंटेंट आपको पूरा जे एम करके देगा। जे में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ज़्यादा घूमे हुए होते हैं, लेकिन उनके अंदर का भी आत्मा निकालोगे उन क्वेश्चन की तो यही आएगी। बस ये होगा कि 3-4 स्टेप्स को ऐड कर दिया जाता है, रोटेशन, फ्लूइड, ऑप्टिक्स, जैसे जे के सवाल आए थे कि सब सब मिक्स कर दिया। तो ठीक है, आइडेंटिफाई करना होता है कि ये क्या करना है, ये क्या करना है, ये क्या करना है, बस वो अलग इश्यू है। वो 20% की बात कर रहा हूँ, टॉप 20। ठीक है। अच्छा, जे का रिजल्ट भी आ चुका है। जे के रिजल्ट में अगेन कट ऑफ अगर आप देखें तो कट ऑफ भी लो गई है। 50% पे नियरली 1000 के करीब रैंक आ रही है, 50% पे 1000 रैंक। ठीक है, 50% का मतलब सीधा सा होता है कि अगर आप हाफ क्वेश्चंस भी करेंगे तब भी टॉप 1000 के अंदर है। और लगभग लगभग आप 65-67% के अंदर है तो 100 के अंदर है। तो आप सोचिए, मतलब अच्छा खासा स्कोप है। इतने मार्क्स, 50% मार्क्स स्कूल में आते तो माँ बाप सुताई कर देते बढ़िया से, है ना। बढ़िया सुताई हो जाती है आपकी, 50% मार्क्स आते हैं। यहाँ भैया आपको कंधों पे उठा के पूरे मोहल्ले में घुमाएंगे। शर्मा जी बोलेंगे कि देखो इस लड़के को देखो। वो शर्मा जी बोलेंगे नहीं कि ये पढ़ता नहीं है, वो बोलेंगे भैया क्या पढ़ता है बच्चा। ठीक है, कंधे पे घुमा के जुलूस निकलेगा आपका, है ना। तो एग्जैक्टली बात ये है कि तो थोड़ा सा आपको जब भी होमवर्क मिलेगा, डीपीपी आपको मिली है, ठीक है, आगे भी हर लेक्चर में मिलती जाएगी। तो कई क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, कई क्वेश्चन अ लिटिल बिट ट्विस्टेड होंगे, एंड कई क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा ट्विस्टेड होंगे। ठीक है, तो आप वो बचपन वाला काम मत कीजिएगा कि सर हर क्वेश्चन मुझसे होना चाहिए था। बचपन में मैं पहला क्वेश्चन उठाता था, मेरे से हो जाता था, दूसरा क्वेश्चन उठाता था, हो जाता था, तीसरा क्वेश्चन उठाता था, हो जाता था। रीज़न बहुत सिंपल सा था। जब हम 10th तक पढ़ते थे तो हम पेपर में सॉल्यूशन घर से लेके जाते थे। हम सॉल्यूशन घर से लेके जाते थे। आप बोलेंगे सर नहीं, घर से थोड़ी लेके जाते थे क्वेश्चन। क्वेश्चन पता है 5 लाइनों का भी होता था ना। तो पहली लाइन पढ़ते ही आपका ब्रेन ये बता देता था कि इसका सॉल्यूशन इस कोने में पड़ा है, दिमाग के इस कोने में पड़ा है, छापो, एज इट इज छापो। ठीक है, पहली लाइन। अगली 4 लाइन पढ़ते भी नहीं थे। तो एग्जैक्टली क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस कराए गए हैं वही आते थे, वही थ्योरी, वही सब, इसका डेरिवेशन करो, ये करो, यही तो होता था बोर्ड तक। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। तो ये आदत जरूर डालिएगा, क्वेश्चन को बहुत प्यार से पढ़ें, क्योंकि अब आपको हर लेक्चर में आप देखिए, आज हमारा लेक्चर 2 है तो अब काम बनना स्टार्ट हो गया है। आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग डीपीपी करेंगे, मॉड्यूल भी कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए। लेकिन एक चीज़ बहुत ध्यान रखिए, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे वही पुरानी आदत ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि यार जैसे पहले होता था, क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ते ही कितने अच्छे दिन थे, पहली लाइन पढ़ते ही पूरा क्वेश्चन खड़ाक से सॉल्यूशन दिमाग में आ जाता था। अब ये हो रहा है, पूरा क्वेश्चन 4 बार पढ़ लिया तब भी दिमाग में सॉल्यूशन नहीं आ रहा। क्योंकि एक्चुअली यहाँ सॉल्यूशन आपको बनाना है। आप खुद सोचिए ना, आप आईआईटी जाके आपको लाखों करोड़ों के पैकेज क्यों मिलेंगे? रीजन बताइए ना, क्यों मिलेंगे इतने बड़े पैकेज? क्योंकि रीजन ये है, यू आर द ब्रेन। आपके सामने समस्या आएगी, कोई नई समस्या आएगी कि आईफोन 15 बनाना है, 16 बनाना है, तो ऐसा नहीं कहीं से कॉपी करोगे, आप उसे नया इन्वेंट करोगे। नया कैमरा इंप्रूव करना है तो वो टेक्नोलॉजी पहले से नहीं है, आपको लानी है। चैलेंजेस हैं आपके सामने, इस बात का पैसा मिलेगा ना आपको, आपके ब्रेन का पैसा मिलेगा। तो वो ब्रेन यहीं से स्ट्रॉन्ग। और देखिए सबसे मेन चीज़ है साइकोलॉजी। अगर आपने एक बार सोच लिया कि हाँ मेरे को क्वेश्चन से भिड़ना है, मैं बता रहा हूँ विद इन 2 और 3 मंथ आप क्वेश्चन क्रैक करना सीख जाएंगे। आप बोलोगे 2-3 मंथ, ऐसा थोड़ी होता है, कल हो जाएगा। नहीं, जिम जाओगे पहले दिन वजन गिरा दोगे। मैं बहुत सोचता हूँ मेरा वजन ज़्यादा हो गया, कोरोना टाइम में बढ़ गया था वजन। मैं, है ना, जिम जाऊंगा सोचता हूँ, सोचने से तो मेरा वजन नहीं गिर रहा है यार, जाने से घटेगा ना। और जिस दिन पहले दिन जिम चला जाऊंगा उस दिन मतलब घट जाएगा। ठीक है, सब सही हो जाएगा। नहीं, इट टेक टाइम, टेक टाइम, है ना। तो समय लगेगा, ये बात मुझे भी पता है। मैं भी नालायक हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी नहीं जाता। हाँ ठीक है, तो आप नालायक ना बने, क्योंकि आपका करियर है, सीधी सी बात है। मैं तो कहीं ना कहीं समय निकाल लूंगा जब क्लासेस से फ्री होऊंगा। अभी क्लासेस लोड अच्छा है, तो जब फ्री होगा तो निकाल लूंगा टाइम, है ना। किसी दिन मुझे पता है 2-3 महीने का डेडिकेशन चाहिए होगा। तो आपको तो ये पूरे 7-8 महीने का डेडिकेशन या 1 साल का डेडिकेशन जब तक जे नहीं होता चाहिए होगा। और इस डेडिकेशन में, डेडिकेशन चाहिए होगा, लेकिन डेडिकेशन में एक चीज़ बहुत आती है, वो है डिप्रेशन। क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे,
मैंने आपको डीपीपी दी, ये मैं आज इसलिए बात कर रहा हूँ, पिछली बात मैंने की थी कैसे पढ़ना है, अब कैसे होमवर्क अटेम्प्ट करना है, मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि होमवर्क अब मिलेगा। तो होमवर्क कैसे अटेम्प्ट करना है, तो होमवर्क में आपको बहुत क्लियरिटी रहे, हर क्वेश्चन को समझो, उसमें क्या दिया है, क्या पता करना है, और फिर सोचो कि कहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, थ्योरी के किस पार्ट से कनेक्ट कर सकते हो। थ्योरी में 100% वो चीज़ पढ़ाई होगी, अगर आपने ये कनेक्ट कर दिया 50% आपका काम हो गया उस क्वेश्चन का। बस अब उसे एग्जीक्यूट करना है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। पहली चीज़ ये आदत डालिएगा, तो अब वो नहीं होना बचपन वाला क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में दिमाग बता देगा यहाँ सॉल्यूशन पड़ा है, नहीं, इस बार आपको सॉल्यूशन, यू आर द सॉल्यूशन मेकर। और कल आपको इसी बात के लिए हाई पैकेज मिलने वाला है। अच्छा कॉलेज के बाद आपको हाई पैकेज कंपनी इसीलिए देगी, यू आर द प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है। सेकंड थिंग, सेकंड थिंग ये है कि कई क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे, आपने कहा आई एम द प्रॉब्लम सॉल्वर, लेकिन कई बार नहीं हुआ। तो आज देखिए, आज भी साइंस में बहुत चैलेंजेस, आप बोलिए साइंस भले कितनी भी इवॉल्व हो गई है, आज भी साइंस में बहुत सारे क्वेश्चन अनआंसर्ड हैं। बड़े बड़े लोग आके चले गए, न्यूटन, मैक्सवेल, आइंस्टाइन, इतने बड़े लोग, लेकिन फिर भी कई क्वेश्चन अनआंसर्ड हैं। तो वाकई में है, कई चीज़ें होती है चैलेंजिंग। आज भी हम, ऐसा थोड़ी है कि आईफोन 1 के बाद आईफोन 14 सीधे बन गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। ग्रेजुअल ग्रो हुआ है ना, चीज़ें बहुत ग्रेजुअली ग्रो हुई है। तो टेक्नोलॉजी भी ऐसा थोड़ी कि आज से 5 साल वाली आज आ जाएगी। तो कई बार आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। तो और आप बोलेंगे सर फिर ऐसे क्वेश्चन देते ही क्यों, क्योंकि जेई भी देगी। भाई मुझे बताइए ना, 10th में 90% से ऊपर कितने बच्चे होते हैं, भरमार, काउंट करते रहो, काउंटलेस। 12th में भी बोर्ड में बहुत होते हैं। इस बार का जे एडवांस का रिजल्ट देख लो, एक भी बच्चा 90% से ऊपर नहीं है, AR1 भी नहीं है। ऑलमोस्ट 90% करीब होगा, लेकिन 90% से ऊपर नहीं है। फिर तो जे तो क्वेश्चन देगी ना ऐसा जो ना बने, ठीक है। टॉपर्स की लड़ाई का भी देगा। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था 30 40 30, तो 30 वो मतलब मॉडरेट होगा, ये थोड़ा टफ मॉडरेट, और ये टफर, ठीक है। तो ये कट ऑफ निकालेगा, ये आपको रैंक देगा टॉप 100 तक, ये आपको टॉप 100 की फाइट देगा। 30 40 30, तो मुद्दा यही है, मुद्दा यही है। कुछ क्वेश्चंस बीच में हम आपको ये भी देंगे, क्योंकि हम आपसे ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम आपको टॉप 1000 में आने का कंटेंट दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भैया कंटेंट ऐसा दे रहे हैं, AR1 लाओ। तो उसमें आपके साथ ये है कि कुछ क्वेश्चंस में ट्विस्ट होगा, ट्विस्ट पहचाने। ट्विस्ट ऑब्वियसली बात है, कई बार नहीं पहचान पाएंगे तो डिस्कस होंगे क्वेश्चंस, लेकिन आपको कोशिश करनी है, इस कोशिश में आप सीखते जाओगे, इस कोशिश में आप सीखते जाओगे, लर्निंग यही है। तो डिप्रेस भी नहीं होना है, डेडिकेशन रखना है, और डिप्रेस भी नहीं होना है। ये आग और पानी का खेल है, अंदर आग जलानी है, लेकिन वो आग आपको ना जला दे, इसलिए पानी भी डालना है। मतलब ऐसा ना हो कि भैया मेरे को 10 में से सर ने कहा है कि इतना जुनून आ गया कि 10 में से 10, अब 10 में से 9 ही हुए, तो पागल हो गए कि भैया मैं सर का कहा कर नहीं पाया। मैं तो कह रहा हूँ 10 में से 1 भी हुआ कोई बात नहीं, लगे रहो, कल 2 होंगे, कल 3, परसों 3 होंगे, 2 होने लगे तो कट ऑफ क्लियर हो गई, 2 हो गए तो कट ऑफ क्लियर होने लग गई, 10 में से 2, 3 4 5 6, 5 हो गए तो टॉप 1000 में आ गए। तो मुद्दा वही है, मुद्दा वही है। तो इसीलिए लगे रहो, डिप्रेस नहीं होना है, लगे रहो। बिना ये करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। फल की कामना किए बिना कर्म करना बहुत मुश्किल है, लेकिन करना पड़ता, समझे, ठीक है। तो आप लगे रहिए, जितना हो जा रहा है। अब हम टॉपिक चालू करते हैं, अपना टॉपिक चालू करते हैं। टॉपिक में मैंने पहले ही कहा था, स्ट्रेट लाइन मोशन में हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था। पार्ट 1 में मैंने क्या पढ़ाया था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा दिया, डिस्टेंस ट्रेवल पढ़ा दिया, वेलोसिटी समझा दी, वेलोसिटी के दोनों टुकड़े समझा दिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड में भी दोनों समझा दिए, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये हमने मोटा मोटा काइनेमेटिक्स के कुछ वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर लिए, जिसमें काइनेमेटिक्स में मेनली डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, 4 खिलाड़ी होते हैं। तो उसमें से हमने 3 देख लिए थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड टाइम। एक्सेलरेशन अब इंट्रोड्यूस आज करेंगे, ठीक है। उसमें मैं क्वेश्चंस भी ले चुका हूँ, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने उसकी प्रैक्टिस कर ली थी। अब हम चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा, आज हम जो कवर करने वाले हैं, आज जो कवर होने वाला है वो है आपका एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? सेकंड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, ये आपके इवन 9th में भी आता है, इवन 11th में भी आता है, ठीक है। एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ही मोशन अंडर ग्रेविटी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल, अगर मैं अर्थ की सरफेस के पास बात करूं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है, तो इसी के साथ वो कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें। फर्स्ट वी मूव टू बेसिक डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। चलिए एक्सेलरेशन पे शुरुआत करते हैं। एक्सेलरेशन, देखिए जैसे मैंने वेलोसिटी को 2 हिस्सों में बांटा था, वेलोसिटी को मैंने कहा था इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। जो हमने 9th में परिभाषा पढ़ी थी वो एवरेज थी, कि भाई ऑन एवरेज मैं इतना चला इतनी देर में,
इतना डिस्प्लेस हुआ इतनी देर में, तो वो कहलाया था एवरेज। और एक मोमेंट, अब मैंने आपको मोमेंट की परिभाषा बताई थी, dt टाइम में मैं कितना चला, तो जितना चला डिवाइड बाय dt, वो आया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वैसे ही एक्सेलेरेशन बेसिकली क्या बताता है, मुझे बताएंगे, ये बताता है वेलोसिटी में बदलाव। ये वेलोसिटी में बदलाव का कारण है, ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी में बदलाव, वेलोसिटी में बदलाव, ठीक है, ये लाएगा, ठीक है। एक्सेलेरेशन जो है वो वेलोसिटी में बदलाव लाएगा, क्लियर, ठीक है। एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होगा, तो एवरेज एक्सेलेरेशन बिंदास वही होगा, ए एवरेज। अच्छा, इसके लिए मैंने आपको पहले ही कहा था, एवरेज जो भी लिखूंगा मैं उसके लिए नया सिंबल बना रहा हूँ। इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन का सिंबल है ए, एवरेज एक्सेलेरेशन के लिए ए एवरेज लिखा है मैंने। एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, मैं इसे लिख देता हूं पहले ऐसे, डेल वी बाई डेल टी, ठीक है। मतलब अच्छा, डेल्टा का मतलब पता ही है, चेंज, बदलाव, बदलाव, बदलाव इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में बदलाव समय के साथ, समय के साथ, ठीक है। इज इट क्लियर, डिवाइडेड बाई, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम आप t लिख दीजिए भले, या t2 माइनस t1 लिख दीजिए, मुझे कोई इश्यू नहीं, ठीक है, जो भी टाइम है अपना t, टाइम इंटरवल, ठीक है। ये है एवरेज एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर, वही जैसे अपन ने एवरेज वेलोसिटी की परिभाषा लिखी थी, एवरेज वेलोसिटी थी पोजीशन में चेंज, पोजीशन में बदलाव समय के साथ, ये था वेलोसिटी में बदलाव समय के साथ। इज इट क्लियर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन क्या आएगा, मुझे बताएंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन क्या आएगा। इंस्टेंटेनियस मैंने कहा था यही परिभाषा है, लेकिन इस बार जो हम टाइम देख रहे हैं वो फाइनाइट टाइम नहीं देख रहे, मतलब 1 मिनट, 2 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, ये नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं एक स्मॉल टाइम इंटरवल में, और उस स्मॉल टाइम इंटरवल को क्या बोलते हैं, dt। dt टाइम में कितना बदलाव आया, dv। अच्छा, ये dv क्या है, मुझे, अच्छा dt क्या है, पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ, फिर दोबारा बता देता हूँ, dt है टाइम का सबसे छोटा इंटरवल, और dv क्या है यहाँ, dv है मेरा, अच्छा dt है टाइम का सबसे छोटा इंटरवल, dv है मेरा वेलोसिटी में बदलाव dt टाइम में, ठीक है। इज इट क्लियर, पक्की बात। तो इसको मैंने बॉक्स में लिखा, ये मेरे लिए काम का फॉर्मूला है, और ये भी मेरे लिए काम का फॉर्मूला है। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये रहा, अब कुछ बात कर लेते हैं, ये तो हो गया ए इज इक्वल टू, ये रहा। अब देखिए एक्सेलरेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज है, एक्सेलरेशन हो गया आप बहुत हल्के में ले लेते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, मैं अगर आपसे बोलूं कि जैसे एग्जांपल के लिए इस मार्कर को ऊपर फेंका, इस मार्कर को ऊपर फेंका, तो मार्कर किधर गया, मेरे हाथ से निकलने के तुरंत बाद किधर गया, तो मेरे हाथ से निकलने के तुरंत बाद जो गया है वो ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ गया है। तो ये ऊपर की तरफ जाना क्या बताएगा, बच्चे कहते हैं सर ऊपर की तरफ गया है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऊपर है या कुछ भी ऊपर है, नहीं, मोशन, पार्टिकल किधर जाएगा या मोशन को हमेशा वेलोसिटी बता, वेलोसिटी बता, क्लियर है। कौन सी टर्म मोशन को समझाएगी, ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन आपको सीधे नहीं दिखेगा, एक्सेलरेशन के लिए आपको वेलोसिटी को देखना पड़ेगा, इस इंस्टेंट पे, अगले इंस्टेंट पे, तब आपको एक्सेलरेशन पता चलेगा। तो मोशन को कौन समझाएगा, वेलोसिटी, ये याद रखिएगा। एक्सेलरेशन उसमें बदलाव करेगा, तो कई बार एक्सेलरेशन आपको दिखेगा नहीं, वेलोसिटी दिखेगी। जैसे मान लीजिए एक कार है, मैंने एक कार बोला, ये कार यहाँ से जब पास हुई, एक पर्टिकुलर मोमेंट से जब पास हुई, पर्टिकुलर जगह से पास हुई, यहाँ थी, तो मैंने कहा इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब राइट नाउ कार इस डायरेक्शन मूव कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर से। अब मैंने कहा एक्सेलरेशन बताओ, ये देख के सिर्फ एक्सेलरेशन बताओ, कि मैंने कहा कि जो कार है आपकी, वो 50 किलोमीटर पर आवर से 50 kmph से इस तरफ जा रही है। मैंने कहा सिर्फ, अरे कार का टायर हवा में नहीं है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो 50 किलोमीटर पर आवर से कार इधर जा रही है, मैंने कहा इसका एक्सेलरेशन बताओ, सिर्फ इस इंफॉर्मेशन, क्या बता सकते हो, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। हाँ, कार किधर जा रही है इसकी वेलोसिटी बता देगी। तो मोशन को कौन बताएगा, वेलोसिटी। मोशन में बदलाव को कौन बताएगा, कौन, एक्सेलरेशन। ध्यान रखिएगा, मतलब मोशन को कौन बताएगा, मोशन को वेलोसिटी बताएगी, और मोशन में बदलाव, मोशन में बदलाव, ठीक है। आप बोल रहे हैं सर इंग्लिश लिख दो, मैं इंग्लिश भी लिख दूंगा, चेंज इन मोशन, ठीक है, वो कौन बताएगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैंने कहा वेलोसिटी में बदलाव करना, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं 50 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चल रहा हूं, सेम डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हूं, तो मुझे बताइए फिर क्या होगा, तो एक्सेलरेशन 0 है,
मतलब वेलोसिटी में बदलाव देखना होता है। एक्चुअली बच्चे यही मिस कर जाते हैं। वो कहते हैं कार आगे जा रही है तो एक्सेलेरेशन आगे, कार आगे जा रही है मतलब वेलोसिटी आगे। कार किधर जाएगी ये कौन बताएगा? बोलिए, 4 बार बोलिएगा, क्योंकि ये गलती बोलने में करते हो, इसीलिए तो क्वेश्चन में गलतियां करते हो। कार किधर जा रही है कौन बताएगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी को कौन बदलेगा? एक्सेलेरेशन। तो कार आगे जा रही है मतलब वेलोसिटी आगे, खत्म बात, फिनिश। एक्सेलेरेशन मुझे नहीं पता, एक्सेलेरेशन के मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, वी कैसे बदल रहा है। मान लीजिए कार आगे जा रही है, ठीक है, तो कार आगे जा रही है और कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। कार आगे जा रही है, कार आगे जा रही है और ये जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है। तो मुझे बताइए कि अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलेरेशन कितना आएगा मुझे बताओगे? जीरो। अब बोलेंगे सर एक्सेलेरेशन जीरो क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में कोई बदलाव हुआ ही नहीं। अगर ये कार अगर ये कार अगर ये कार जो है वेलोसिटी इधर है और ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, तो एक्सेलेरेशन किधर आएगा? इसी डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि वो वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है उसी डायरेक्शन में। अच्छा, एक्सेलेरेशन है वेलोसिटी में बदलाव, तो एक चीज बताइए, मुझे 50 से 60 करना है तो उसी डायरेक्शन में तो ऐड करूंगा। 50 से 60 करना है, 50 एक वेक्टर है, उसको 60 करना है इसी डायरेक्शन में, तो 10 ऐड ही तो करूंगा। फिर अगर मान लीजिए ये कार को क्या कर रहा हूं मैंने? एक्सेलेटर, इसमें मैंने क्या कर रखा है? फिक्स स्पीड से चला रहा हूँ वेलोसिटी से, इसमें मैं कार को एक्सेलरेट कर रहा हूँ, स्पीड अप मतलब और तेज कर रहा हूँ। इसमें मैंने कार को मान लीजिए ब्रेक लगाए, तो वेलोसिटी क्या हो गई मुझे बताओ? डिक्रीज। तो एक्सेलेरेशन क्या होगा? पीछे की तरफ। क्यों? मुझे 50 से 40 करनी है, तो क्या ऐड करूं कि 50 से 40 हो जाए? आप खुद बताइए, 50 से 40 क्या ऐड करूं? 50 से 60 करनी है तो +10 ऐड करूं। 50 से 40 करनी है, अच्छा ऑब्वियसली बात है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो 50 के बाद 40 आएगा इधर जाते हुए, तो एक्सेलेरेशन यहाँ पीछे आएगा। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के बदलाव को देख के पता चले, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर और नॉट? 100% पक्की बात? ठीक है, ये रहा, ये है एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन में मैं एक चीज और बोलूंगा, ये क्लियर है, इसमें एक्सेलेरेशन जीरो है, इसमें एक्सेलेरेशन मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है और इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन है। एक्सेलेरेशन के लिए मैं एक और चीज बोलूंगा, ठीक है, और बहुत जरूरी चीज बोलूंगा, ध्यान रखिएगा। एक्सेलेरेशन कई बार आपको नहीं पता चलता। एक्सेलेरेशन एक्सेलेरेशन जो होगा, मैं थोड़ा सा अगले चैप्टर से एक फॉर्मूला बोरो कर रहा हूं, F बराबर m ए। तो ध्यान रखिएगा, जो एक्सेलेरेशन आएगा, अभी मैं सिंपल मैकेनिक्स की बात कर रहा हूं, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं। एक्सेलेरेशन जो आएगा दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय मास, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। मैं कई बार सिर्फ फोर्स से हमें पता चलेगा कि एक्सेलेरेशन क्या, फोर्स से। और मैं इनर्शियल फ्रेम में बात कर रहा हूं, अभी मैं उस कॉम्प्लेक्सिटी पे नहीं जा रहा, अभी तो मोटे मोटे तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, F बराबर m ए लगा रहा हूँ, मतलब न्यूटन सेकंड लॉ, F बराबर m ए। तो एक्सेलेरेशन बराबर आएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास। इज इट क्लियर? फिर इज इट क्लियर? वैसे न्यूटन, मैं कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए इनर्शियल फ्रेम लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या होता है मैं बाद में समझाऊंगा। ऐसे कह लो कि F बराबर m ए, सबने पढ़ा है, 9th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, F बराबर m ए। ये एक्चुअली इसमें कुछ झोलझाल है, F बराबर m ए में हर जगह नहीं लगता, तो जिस फ्रेम में लगता है अभी उसको नाम दे देते हैं इनर्शियल। तो अभी आप ध्यान रखिए, इस चैप्टर में मैं कई बार फोर्स, एक्सेलेरेशन में बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, तो मैं फिर बोलूंगा एक्सेलेरेशन आएगा फोर्स के कारण। वैसे तो काइनेमेटिक्स पढ़ानी है, डायनेमिक्स की बात नहीं होनी, लेकिन मैंने क्या कहा, हम तो ऐसे पढ़ेंगे हमारे सारे सवाल हो। अब हम केस केस नहीं खेल रहे, अब हम परफेक्शन की तरफ जाएंगे। तो एक्सेलेरेशन होगा फोर्स डिवाइड बाय मास। मैं फोर्स देखूंगा ऑब्जेक्ट पे, उसको मास से डिवाइड कर दूंगा, एक्सेलेरेशन वहां से आएगा या वेलोसिटी में बदलाव से आएगा। अच्छा क्लियर? एक्सेलेरेशन में कुछ चीजें और भी हो सकती है, एक्सेलेरेशन में कुछ चीजें और भी हो सकती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्या क्या चीजें हो सकती है? मैंने देखा एक्सेलेरेशन किसके बराबर आया था, मुझे बताओ एक्सेलेरेशन किसके बराबर आया था? dv/dt। मतलब ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंज ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इज इट क्लियर? मतलब वेलोसिटी में अगर बदलाव हुआ, वेलोसिटी में बदलाव हुआ तो ये एक्सेलेरेशन उसको करेगा, एक्सेलेरेशन ही बदलाव लाएगा। अब एक चीज बताइए, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी है और उसमें डायरेक्शन भी है। तो एक चीज बताइए, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहे और डायरेक्शन बदले, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहे और डायरेक्शन बदले, तो भी तो उसे बदलाव ही बोलूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा मैं मैग्नीट्यूड को क्या लिख सकता हूँ मुझे बताइए? p। अच्छा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जैसे a वेक्टर का मैग्नीट्यूड a होता है, तो वैसे ही v वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? v। या इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, v या
v का मॉड। मेरे हिसाब से ये क्लियर है। वेक्टर, इतना बेसिक 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 वेक्टर चाहिए मुझे। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ए, या ए वेक्टर के आजू बाजू लाइन है, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी मुझे बताओ, डायरेक्शन वी कैप। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए एक टर्म बनाई हमने, यूनिट वेक्टर, तो वी कैप। तो अगर ये बदला तो भी एक्सेलेरेशन है, ये बदला तो भी एक्सेलेरेशन है, दोनों बदले तो भी एक्सेलेरेशन है। एक्सेलेरेशन जीरो सिर्फ तभी होगा जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहेंगे। तो एक्सेलेरेशन जीरो कब होगा, पहला केस, एक्सेलेरेशन बराबर जीरो इफ वी बी कांस्टेंट, वी कैप भी कांस्टेंट। मतलब ओवरऑल क्या कांस्टेंट मुझे बताइए, ओवरऑल वी वेक्टर कांस्टेंट। मतलब वेलोसिटी, देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, मैं वेलोसिटी को तोड़ के बता रहा हूं। वेलोसिटी को क्योंकि देखो वेलोसिटी वेक्टर है, वेक्टर है तो हर वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, तो हम दोनों को अलग अलग तोड़ के देख रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। मतलब कार ईस्ट की तरफ जा रही है और 50 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा मुझे बताएंगे। इसमें मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। कार जो है वो 50 से चल रही है इधर और टूवर्ड ईस्ट, 50 से इधर चले जा रही है और टूवर्ड ईस्ट। इज इट क्लियर, ठीक है। मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है और मैं डायरेक्शन भी कांस्टेंट रख रहा हूं। सेकंड है, अगर मान लीजिए वी जो है वी वो चेंज हो रहा है और वी कैप कांस्टेंट है, तो मुझे बताइए क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है, बताइए। मतलब मैं इसका इसका मतलब समझिए, मैग्नीट्यूड बदल रहा है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है लेकिन डायरेक्शन स्टिल क्या है, सेम। देखिए वी कैप का मतलब, फिर देखिए सुनिए, कई चीज़ें आपको माइंड मेकअप कर लेना है। ये क्या है मुझे बताएंगे, वैसे मैंने यहाँ लिख ही दिया, ये क्या है मुझे बताएंगे, मैग्नीट्यूड, और ये क्या है मुझे बताएंगे, डायरेक्शन। तो मैं अगर आपसे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछूं तो वो है वी, मैं आपसे डायरेक्शन पूछूं तो वो वी कैप। ये सिर्फ वेलोसिटी के लिए नहीं है, दुनिया के हर वेक्टर के लिए है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए और ए वेक्टर की डायरेक्शन ए कैप। क्लियर, दैट्स ऑल। तो मैं यहाँ कुछ चीजें लिख रहा हूँ, अगर इसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है और डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट, तो भी मुझे बताइए वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो रही है या कांस्टेंट है। देखिए वेलोसिटी तो दोनों से मिलके बनी है, डायरेक्शन कांस्टेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो भी वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही होगी। तो एक्सेलेरेशन आएगा या नहीं आएगा, एक्सेलेरेशन आएगा, एक्सेलेरेशन नॉन जीरो होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, एक्सेलेरेशन नॉन जीरो। अभी वेक्टर में बात कर लेते हैं, पक्की बात, हाँ। अच्छा वैसे यहाँ ए वेक्टर लिखा है तो यहाँ भी वेक्टर लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल क्या है, एक कार है जा ईस्ट में ही रही है, एक कार है वो जा ईस्ट में ही रही है लेकिन स्पीड चेंज कर रही है, पहले 50 थी, बाद में मान लीजिए 60 कर दी, बाद में 40 कर दी, बढ़ा दी, घटा दी, कुछ भी कर दी। तो ये एग्जाम्पल है इस चीज का। अभी हम ये वाला केस करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा ये क्या हुआ, इसमें एक्सेलेरेशन जीरो, इसमें एक्सेलेरेशन है, लेकिन किस टाइप का है, जो सिर्फ क्या चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड। अगला मैंने कहा कि v है मेरा कांस्टेंट, मतलब मेरा मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन मेरी डायरेक्शन बदले जा रही है, डायरेक्शन बदले जा रही है। तो क्या मुझे बताइए वेलोसिटी क्या होगी, मुझे बताइए वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट या वेरिएबल, वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट या वेरिएबल। वेलोसिटी बट ऑब्वियस सी बात है कि वेरिएबल होगी, क्योंकि देखिए v कांस्टेंट, v कैप, देखिए मैंने कहा वेलोसिटी दो चीजों से मिलकर बनी है, कोई भी एक बदला तो चीजें बदल गई, कोई भी एक चीज बदली तो चीजें बदल गई। इज इट क्लियर और नॉट, 100% पक्की बात, ठीक है, क्लियर। भाई मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए मैग्नीट्यूड है बॉलर, डायरेक्शन है बैट्समैन, ठीक है। तो कोई भी एक चीज चेंज हुई, कोई भी एक चीज चेंज हुई तो इससे ये चीज चेंज हो गया ना, किसने किसको चौका मारा या किसने किसको विकेट लिया। मान लीजिए बॉलर चेंज हो गया, नया बॉलर आया, ठीक है। मान लीजिए ए बॉलर ने बॉल फेंक दिया, बी बॉलर बॉल फेंकने आया, उसने बैट्समैन को आउट कर दिया, लेकिन ए का ही नाम लूंगा क्या, नाम तो इसका आएगा ना, कि इसकी बॉल पे छक्का मारा या इसकी बॉल पे विकेट गया। विकेट भी किसका गया ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने छक्का मारा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बॉलर बैट्समैन, तो मैग्नीट्यूड मान लीजिए बॉलर है, डायरेक्शन मान लीजिए जो है वो बैट्समैन, एक बॉलर एक बैट्समैन, कोई भी चेंज हुआ तो जो लिखोगे किसने किसको छक्का मारा तो वो तो चेंज हो गई ना। तो वेलोसिटी तो दोनों से मिलकर बनी है, तो क्या ये चेंज होगा, यस, क्योंकि इस बार मैंने मैग्नीट्यूड को क्या रखा, कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्शन चेंज की, तब भी एक्सेलेरेशन आएगा, यस तब भी एक्सेलेरेशन आएगा। इसका एग्जांपल क्या है, एक कार है,
जो सर्कल पे चल रही है और कांस्टेंट स्पीड से, 50 की स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से सर्कल पे चले जा रही है। ठीक है, मुझे बताइए कार को मैं सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ा रहा हूँ और कांस्टेंट स्पीड से दौड़ा रहा हूँ। कार को मैं सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ा रहा हूँ, कांस्टेंट स्पीड से चला रहा हूँ, कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रही है ना कार, मतलब 50 की स्पीड से। तो एक चीज़ देखिए, बार बार उसकी डायरेक्शन तो चेंज ही हो रही है। अभी ये नॉर्थ में जा रही है, फिर ईस्ट में जा रही है, फिर वेस्ट में फिर साउथ में जा रही है, फिर वेस्ट में। डायरेक्शन कीप ऑन चेंजिंग है। यहाँ भी एक्सेलेशन है क्योंकि उसको डायरेक्शन चेंज करनी है, तो एक्सेलेशन तो दोनों के कारण आएगा। फिर मान लीजिए ये भी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी क्या हो रही है, चेंज। तो वेलोसिटी भी, इसका मतलब मुझे बताइए क्या वेलोसिटी क्या होगी, मुझे बताइए। इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, चेंज, और एक्सेलेरेशन आएगा। और इस बार तो दोनों दोनों लोग ही चेंज करवा रहे हैं। और जनरली आप रियल लाइफ में जब गाड़ी चलाते हैं खुद, आप जब कार चलाते हैं, मान लीजिए ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्तों पे तो चलाते हैं, ठीक है, ये रास्ता है मान लीजिए ऐसा, ठीक है, ऐसे रास्तों पे तो चलाते हैं। यहाँ से गाड़ी गई तो इधर गई, फिर इधर जा रहे थे तो इधर गई, फिर इधर गई। भाई बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, ऐसे ही तो होगा, ऐसा कुछ रास्ता है। या आपने कहा नहीं, मैंने तो घर से जब निकालता हूँ सर 50 एक बार सेट कर लेता हूँ, मैं तो 50 की स्पीड से चलूंगा, बीच में ट्रैफिक आया तो उड़ा देता हूँ लोगों को, खाली रोड आई तो भी 50 से, इंसान आए, जानवर आए, चौराया आया, मैं तो 50 से चलता हूँ सर, फिक्स। और है ना, क्लियर। या दूसरे बच्चे ने कहा नहीं सर मैं तो सीधा जाता हूँ, रोड घूमे ना घूमे मैं तो कच्चे रास्ते में गाड़ी उतार देता हूँ, मैंने स्टेयरिंग गाड़ी से हटाई दिया, गाड़ी मेरी सीधी चलती है। देखिए बताइए, गाड़ी में दोनों होता है, स्टेयरिंग भी है और एक्सेलेरेटर पैड भी है, ब्रेक भी है। यू कैन चेंज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। स्टेयरिंग से डायरेक्शन चेंज कर रहे हो और एक्सेलेरेटर पैड या ब्रेक से मतलब मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हो। तो आप, ये रियल लाइफ एग्जांपल है, दिस इज अ रियल लाइफ एग्जांपल। जब आप बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं तो ऐसे 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 ऐसे, तो डायरेक्शन भी चेंज किए जा रहे हो, मैग्नीट्यूड भी चेंज किया जा रहे हो, रेस दिए जा रहे हो, ब्रेक लगा रहे हो। तो दिस इज अ रियल लाइफ एग्जांपल। अब इसमें से हमारा अभी टारगेट क्या है? तो एक्सेलेरेशन किस किस कारण आएगा, मोटे मोटे तौर पे चीजें समझ में आ गई। एक्सेलेरेशन आएगा अगर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो भी आएगा, डायरेक्शन चेंज हुई तो भी आएगा, दोनों चेंज हुए तो भी आएगा। सिर्फ जीरो तब आएगा जब दोनों ही कांस्टेंट। तो अभी हम पहली दो प्रोफाइल पिक करने वाले हैं। अभी हम डायरेक्शन चेंज नहीं करने वाले, डायरेक्शन चेंज हम सर्कुलर मोशन में जाके करेंगे। ठीक है, रीजन देखिए, मैंने क्या कहा, धीरे धीरे ग्रेजुअल लर्निंग होती है। हम अब अभी सीखा पूरा, एक्सेलेरेशन होता गया है, सीखा पूरा है, लेकिन इसे हमने ये कह दिया कि इस टुकड़े को हम वहां समझेंगे, इस टुकड़े को यहाँ समझेंगे। तो अभी हम सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे, या डायरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा 180 चेंज हो जाएगी, इधर जाते जाते पीछे आगे, बस इतना चेंज, लेकिन उसी लाइन पे रहेंगे, उसी लाइन पे मोशन होगा। और इसीलिए तो इस टॉपिक का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अभी हम 2D 3D बिल्कुल नहीं खेल रहे, तो इस पोर्शन को हम बचा के रखेंगे कि डायरेक्शन चेंज कैसे करता है एक्सेलेरेशन, वो पोर्शन अभी बचा के रखेंगे। अभी डायरेक्शन का खेल नहीं खेलने वाले, तो ये पोर्शन हमारे लिए अभी पेंडिंग रहेगा। आई होप समझ में आया। ए इज इक्वल टू डी वी वैक्टर बाई डी टी। क्लियर? क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, बातें करते हैं। अभी जो मैंने समझाया उससे आपको क्या समझ में आया? तो इस टाइप के सवाल आते हैं, बहुत सवाल आते हैं, और ये जब भी लैंग्वेज वाले सवाल आते हैं आप हाथ खड़े कर देते हैं, भाई ये ना हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ों का सिंबल समझो, चीज़ों का सिंबल समझो, अपने आप हो जाता है ना। मुझे बताइए डी वी वैक्टर बाई डी टी, ये क्या है मुझे बताओ, ये क्या है मुझे बताओ, इसको पढ़ो। रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डी वी वैक्टर बाई डी टी। अच्छा, वी वैक्टर मतलब वेलोसिटी हुआ ना। ये क्या है मुझे बताओ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। आप बोलेंगे सर कैसे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, आप खुद ही सोचिए ना, ये क्या है? ठीक है, डिफरेंस बताना है, हम डिफरेंस बताएंगे। ये है, देखिए v के ऊपर से वेक्टर हट चुका है, तो ये है मैग्नीट्यूड सिर्फ, या इसको सभ्य भाषा में लिखा तो v वेक्टर और दो लाइनें खींच दी है ना। तो एक चीज बताइए, आप खुद ही बताइए, मुझे बताएंगे इसे क्या पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर एक्स या साइन एक्स स्क्वायर, या एक्स की वैल्यू 2 पे, मैंने कहा इसकी वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू 2 पे इसकी वैल्यू निकालो, क्या करोगे बताओ? या और आसान सवाल लेता हूँ, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, और आसान लेता हूँ, एक्स बराबर 2 पे इसकी वैल्यू बताओ, तो क्या करोगे? आप बोलोगे सर पहले 2 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 3 कर देंगे, ऐसा करेंगे क्या? 2 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। आपके सामने कोई बच्चा मारेगा, थप्पड़ मार दोगे आप? कैसे करते हैं? क्या मैथ्स नहीं आती तुम्हें? है, हमसे सीखो मैथ्स, है ना, ऐसे ही करोगे, वहां तो बोलोगे बिल्कुल। तो क्या करोगे, क्या मुझे बताओ, ये आंसर आएगा या ये आएगा? 2 + 3 का होल स्क्वायर, क्या आएगा ना, 5 का स्क्वायर 25,
तो एग्जैक्टली बात यही है, हिरार्की इंपॉर्टेंट होती है। इसमें v के मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव है। देखो d बाई डी टी बाहर लिखा है, तो d बाई डी टी जैसे लिखा मैंने इसको बोल दिया रेट ऑफ चेंज। अंदर क्या है, किसका रेट ऑफ चेंज, v का। v मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इज इट क्लियर? पक्का? ये क्या है मुझे बताइए, ये क्या है मुझे बताइए, रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या मुझे बताइए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो तीनों अलग अलग चीजें, तीनों अलग अलग चीजें हैं। ये आपको देगा नेट एक्सेलेरेशन, ये आपको क्या देगा, नेट एक्सेलेरेशन। ये आपको देगा एक्सेलेरेशन ड्यू टू एक्सेलेरेशन या कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन। कंपोनेंट मतलब, अच्छा कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन विच चेंजेस मैग्नीट्यूड। पक्की बात? ये क्या देगा बताओ, ये क्या देगा, ये देगा कंपोनेंट एक्सेलेरेशन का वो टुकड़ा जो सिर्फ क्या बदल रहा हो, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन विच चेंजेस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन। हाँ या ना, मेरी बात समझ में आई? ये है एक्सेलेरेशन कंप्लीट। ये है, इसमें डायरेक्शन भी आ गई, मैग्नीट्यूड भी आ गया। इसमें सिर्फ क्या आया, मैग्नीट्यूड, और उसमें सिर्फ क्या आया, डायरेक्शन। ये सिर्फ डायरेक्शन को, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को बदलने वाला हिस्सा है, वो सिर्फ डायरेक्शन को बदलने वाला हिस्सा है। ये कंप्लीट बात लिखिए। मेरी बात क्लियर है? 100%? इज इट क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, ये नेट एक्सेलेरेशन है, ये एक्सेलेरेशन का वो टुकड़ा जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलेगा, और ये एक्सेलेरेशन का वो टुकड़ा जो कि सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा। एक और टर्म लिखी है मैंने, ये क्या है, ये भी मेरे हिसाब से बहुत लल्लू चीज है। ये पता है क्या है मुझे बताओ, आप पढ़ के बताओ। dv वेक्टर बाई dt का मॉड निकाला है, तो ये है क्या है मुझे बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ, चेंज ऑफ वेलोसिटी। है या नहीं है मुझे बताइए? बिल्कुल। अच्छा चलो मैं तो ऐसे ही सवाल पूछता हूँ, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या पढ़ोगे बताओ? चलो वैसे तो मैंने पढ़ के बता दिया, इसको क्या पढ़ोगे? अब बोलेंगे सर कुछ भी पढ़ लेते हैं, हमारी मर्जी जो होती है, जब हमारा जो दिल करता है, जब जैसा ये मूड मूड पे डिपेंड है। कभी हम इसे पढ़ लेते हैं साइन ऑफ लॉग ऑफ होल स्क्वायर, कुछ भी पढ़ लेते हैं, ऐसे चलती है मैथ्स। कुछ भी सारा, जब मूड, जो जैसा मूड होता है, किसी दिन मूड खराब होता है तो हम इसे पढ़ लेते हैं साइन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर, और आंसर आ जाता है। ऐसा तो ना आ पाएगा, ऐसे ना आ पाएगा भैया। आप इसे पढ़ोगे लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब लॉग के अंदर साइन, साइन के अंदर इनपुट एक्स स्क्वायर, ऐसे ही पढ़ते हो। तो एक चीज बताइए, सबसे बार फंक्शन है ये, तो सबसे पहले मैंने ये लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ, फिर फंक्शन आया मेरा डी बाई डी टी। डी बाई डी टी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, वेलोसिटी। दैट्स ऑल, खत्म। तो ये आपको क्या लाके दे रहा है मुझे बताओ, ये लाके दे रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, ये आपको लाके दे रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन। हाँ या ना, पक्की बात? ये क्या लाके दे रहा है मुझे बताओ, ये मुझे बताइए। इसको भी वही बोलेंगे, आपने बोला सर यहाँ भी तो दो डंडिया है और डी बाई डी टी है, इसे लिख दो ना मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नहीं, ये है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ, चेंज ऑफ क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ध्यान रखिएगा, हाँ या ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्या ये एक्सेलेरेशन है? नहीं, ये एक्सेलेरेशन का सिर्फ वो टुकड़ा है जो कि मैग्नीट्यूड चेंज कर। मैं फिर बोल देता हूँ, एक्सेलेरेशन के आगे जाके हम दो टुकड़े करने वाले हैं। अब बोलेंगे सर आगे जाके करेंगे तभी पढ़ेंगे ना, जेई में ऐसे लिख के नहीं आएगा इस चैप्टर का सवाल है करो, वो तो मिक्स करेंगे। जब मैंने एक्सेलेरेशन आज डिफाइन कर रहा हूँ तो पूरा डिफाइन करूंगा पूरा। मैं एक्सेलेरेशन को वापस समझा देता हूँ। एक्सेलेरेशन को मैंने कहा, एक्सेलेरेशन होता है वेलोसिटी में बदलाव की रेट, डी वी वेक्टर बाई डी टी। अगर मैं डी वी बाई डी टी लिखता हूँ, इसका मतलब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के चेंज की बात कर रहा हूँ, ये एक्सेलेरेशन नहीं है, ये एक्सेलेरेशन का एक हिस्सा है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। डी वी कैप बाई डी टी, तो ये भी एक्सेलेरेशन नहीं है, ये भी एक्सेलेरेशन का एक हिस्सा है जो सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है, क्योंकि वी कैप डायरेक्शन। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ डी वी वेक्टर बाई डी टी का मैग्नीट्यूड निकाला है, मतलब एक्सेलेरेशन निकाला आपने पहले और उसका मैग्नीट्यूड लिखा। इसमें डी बाई डी टी ऑफ वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख, है ना, मॉड, मतलब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ इसका मैग्नीट्यूड देख रहे हो, तो ये ऑब्वियसली बात है एक्सेलेरेशन का टुकड़ा आएगा, और ये पूरा एक्सेलेरेशन। बातें क्लियर है मेरी? ठीक है, ये जितने बार भी थ्योरेटिकल सवाल आता है आप हमेशा फंसते हो, मैंने बातें कवर की है। मैं फिर बता देता हूँ, ये नेट एक्सेलेरेशन है,
ये एक्सेलेरेशन का वो टुकड़ा है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, ये एक्सेलेरेशन का सिर्फ वो टुकड़ा है जो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा। ये मैंने लाइनें बाहर खींची तो पहले मैंने एक्सेलेरेशन निकाल लिया, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड लिया, लाइनें अंदर खींच ली तो पहले ही मैंने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, उसकी रेट ऑफ चेंज निकाल रहा हूँ, तो ये एक्सेलेरेशन का वो टुकड़ा है जो मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। आई होप समझ में आया सबको सब बात। बहुत बढ़िया, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा, अब हम जाके हमने सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर ली, हमने सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर ली। क्या क्या इंट्रोड्यूस कर लिया मुझे बताएंगे? सारी चीज़ें क्या क्या इंट्रोड्यूस कर ली हमने? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलेरेशन, जो भी काइनेमेटिक्स की टर्म्स है, और टाइम तो था ही हमारा, तो हमने ये सब इंट्रोड्यूस कर लिया। तो अब इसे लिखते हैं, अब इसे लिखते हैं। लिखे तो वेलोसिटी क्या होती है मुझे बताएंगे? डी आर वेक्टर बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, याद है? तो वेलोसिटी डी आर बाई डी टी। स्पीड, अच्छा वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी? अरे कौन सी वेलोसिटी? आप बोलेंगे सर दो लिखाई थी, कौन सी? मैंने आपको कहा था मैं जब भी कुछ ना बोलूँ तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस। बहुत ही बढ़िया, कई बच्चों ने बोला होगा मुंह से, बिल्कुल ठीक है, और यही जुड़ाव होता है, ठीक है, कि आपकी आवाज़ नहीं आई लेकिन दिल तक पहुंच गई, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डी आर वेक्टर बाई डी टी, ठीक है, ये है वेलोसिटी। स्पीड क्या होगी? स्पीड में मुझे सिर्फ, अच्छा मुझे पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम होते हैं, नहीं, हाँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम होते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है, सिर्फ इसका मॉड लगा लीजिए, इसका सिर्फ मॉड। इज इट क्लियर? तो डी आर वेक्टर बाई डी टी का मॉड ले लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है। एक्सेलरेशन क्या आएगा मुझे बताएंगे? एक्सेलरेशन, अच्छा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, दोनों सेम होते हैं। एक्सेलरेशन क्या आएगा मुझे बताएंगे? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आएगा मेरा डी वी बाई डी टी, जो अभी मैंने आज पढ़ाया, ये लास्ट लेक्चर में हो चुका है, ये रहा। वन डायमेंशनल, अभी हमें वन डायमेंशनल मोशन करना है, तो हम वेक्टर को हटा देंगे। हम जब एक ही लाइन पे चल रहे हैं ना, तो हम वेक्टर को यूज नहीं करेंगे। अच्छा देखिए, वेक्टर पावरफुल टूल है, लेकिन हर छोटे मोटे सवाल के लिए बड़े आदमी को बुलाया जाए, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है। गली में किसी बच्चे से लड़ाई हो गई, आपने कहा कि भैया चचा विधायक है मेरे, है ना, चचा विधायक है हमारे, है ना, ऐसे। अब आपने भैया फोन घुमा दिया कि भैया हम मुख्यमंत्री जी को जानते हैं, 4 साल के बच्चे से लड़ाई हुई है, तो ऑब्वियसली बात है, छोटू सवाल है, छुटका सा सवाल है, तो वन डायमेंशन में हम वेक्टर यूज़ नहीं करते, भारी आदमी को नहीं बुलाते, ठीक है। यहाँ लेकिन वेक्टर को काम चलाने के लिए कुछ काम लेंगे, ठीक है। उस लड़के से भी निपटेंगे, 4 साल का बच्चा है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा डांट तो देंगे या प्यार से समझा देंगे, 4 साल के बच्चे को क्या डांटना है यार, ठीक है। तो वन डायमेंशनल मोशन के लिए मैंने सारे वेक्टर्स हटा दिए। वैसे भी वन डायमेंशनल मोशन में डायरेक्शन चेंज होने का लोचा नहीं है, डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन पे आगे पीछे हो सकती है, लेकिन स्ट्रेट लाइन से डेविएट नहीं होगा। तो एक्सेलेरेशन को क्या लिखा मुझे बताएंगे? डीवी बाई डी टी। अब बोलूंगा सर ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला ही है, हाँ तो मैं कह ही रहा हूँ ना, डायरेक्शन नहीं। वी क्या? डी एक्स बाई डी टी। आप बोलेंगे सर डी आर कहाँ गया? देखिए बताइए, अब मैं एक्स एक्सिस पे चलूंगा या वाई एक्सिस पे चलूंगा या जेड, तो वी बराबर डी एक्स बाई डी टी भी लिख सकते हो, वी बराबर डी वाई बाई डी टी भी लिख सकते हो, वी बराबर डी जेड बाई डी टी भी लिख सकते हो। आप बोलो सर पहले फुर्सत में आप डिसाइड कर लो क्या लिखना है। अबे जिस लाइन पे खेल रहे हो वो लिख दो। पार्टिकल एक्स एक्सिस पे चल रहा है तो एक्स, वाई एक्सिस पे चल रहा है तो वाई, जेड एक्सिस पे चल रहा है तो जेड। आपने कहा नहीं तिरछा चल रहा है, उसी को एक्स मान लो या कुछ भी मान लो, उसको एल मान लो, तो डी एल बाई डी टी जिस भी एक्सिस पर चल रहे हो, दैट्स ऑल, ठीक है। डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, डी जेड बाई डी टी। तो अच्छा ये हो गया क्लियर, मेरी बात है क्लियर, एकदम बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर सबको, ठीक है। इसमें एक और फॉर्मूला एक्स्ट्रा निकल के आया, ये फॉर्मूला यहां से आ गया, v बराबर डी आर वैक्टर बाई डी टी। आर वैक्टर की जगह मैंने डी एक्स लिख दिया, मैं सिर्फ एक्स एक्सिस पे चल रहा हूँ। ए ये यहां से आ गया, ये फॉर्मूले से ये भी आ जाता है, ठीक है। 1D में कैसा आता है मुझे बताइए? ए बराबर क्या है मुझे बताएंगे? डी वी बाई डी टी, ठीक है। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे इसमें, अच्छा एक्सेलेरेशन ये रहा, मैंने ऊपर नीचे डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी डी एक्स से, बोलेंगे सर डी एक्स एक ही टर्म से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, डी एक्स, अच्छा डी एक्स कर दो, 1 आएगा। क्या आएगा मुझे बताओ? मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो क्या आ जाएगा मुझे बताएंगे? डी एक्स बाई डी टी इंटू डी वी बाई डी टी, हाँ या ना? ये टर्म मुझे बताइए क्या लिख सकता हूं मैं? वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया मुझे बताएंगे? वी डी वी बाई टी, हाँ या ना? पक्की बात। अब ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, जब तक आपकी फिजिक्स चलेगी ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। जो आपके सामने लिखा है मैंने स्टाम्प लगाया है, बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए जेई के जब भी टफ सवाल आते हैं ना, जितना टफ सवाल उतना बेसिक सवाल, फॉर्मूले नहीं लगेंगे, मुद्दा ये केसेस नहीं लगेंगे, फॉर्मूले नहीं लगेंगे। बच्चों को लगता है टफ मतलब कुछ नया कुछ होगा, थ्योरी के बाद, थ्योरी के बाद कैसे दे सकते हैं, फिर तो बोनस हो जाएगा।
थ्योरी के अंदर होगा और बहुत बेसिक होगा। वो चाहेंगे बेसिक से काम करो, एकदम बेसिक से, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, बेसिक से खेलेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो ये बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है काइनेमेटिक्स में। अगर मैं खेलूँ तो मेरे लिए यही बहुत है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बात समझ में आई। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद थोड़ी सी मैथ्स आनी चाहिए। अच्छा देखो, फिजिक्स बिना मैथ्स नहीं चल सकती। मैथ्स जितनी मैथ्स वाले पढ़ाते हैं उससे बहुत कम यार, उससे बहुत कम। जैसे इंटीग्रेशन में करवाऊंगा तो अभी हो सकता है आपको इंटीग्रेशन में गंदा लगे, लेकिन जब मैथ्स वाले इंटीग्रेशन करवाएंगे तो आपको लगेगा फिजिक्स वाले कितने भले आदमी थे यार, ये एमएसटी सर कितने भले आदमी थे, इतना सुंदर से इतना आसान से इंटीग्रेशन करवाते थे। और ये मैथ्स वाला ऐसे धड़ 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 धड़। ठीक है, तो मैथ्स मैथ्स के हिसाब से बहुत एलिमेंट्री मैथ्स ही हमारे काम आ जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये क्लियर है मेरी बात। ठीक है, तो वन डायमेंशन में मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, ये क्लियर है। वन डायमेंशन में ए बराबर डी बाई डी टी, मैंने वेक्टर नहीं लगाया है। वी बराबर डी एक्स बाई डी टी और ए बराबर वी डी बाई डी एक्स। क्यों नहीं लगाया वेक्टर? क्योंकि मैंने कहा कि यार छोटे सवाल के लिए वेक्टर वेक्टर क्यों यूज़ करो, बार बार कोऑर्डिनेट लिखो, हर चीज़ वेक्टर लिखो, आई जे के। सिंप्लिसिटी में काम करते हैं, आसान होगा, तेज होगा। ठीक है, ये जैसा है देखिए, लाल कलर चमक रहा है और वहां मैंने एक स्पेशली स्टाम्प लगाया है, बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर? चलिए आ जाइए, सवालों पे आते हैं। सवाल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा, एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा, डायरेक्शन भी चेंज करेगा। अभी मेरा सिर्फ किस पे है, सिर्फ किस पे है, मैग्नीट्यूड, इंस्टेंटेनियस पे। एवरेज को तो कर ही सकते हैं, एवरेज पे तो खेल ही सकते हैं। सवाल देखिए, ये सवाल हम लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं। इसमें डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और आपका एवरेज वेलोसिटी, स्पीड वगैरह ये सब निकलवाई थी, है ना। अ कार इज मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा दिख ही रही है, कार ऐसे घूम रही है सर्कल पे, 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है। टी जीरो पे पार्टिकल, अरे यार ये पिछली बार भी गलत हुआ था पता है। कार, कार क्या हो गई थी, पार्टिकल। चलो मिटा देते हैं इसे, मिटा दें। ठीक है, एक्चुअली जब मैंने क्वेश्चन लिखा तो मैंने पार्टिकल लिखा था, फिर पार्टिकल में मेरे को मजा नहीं आया, मैंने कहा कार की फोटो डालेंगे, तो कार लिख दिया, नीचे वाला छूट गया। एट टी जीरो कार इज एट पॉइंट ए पॉइंट पे। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ कार फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, ए टू बी और ए टू सी। एवरेज एक्सेलरेशन बताना है कार का, ए से बी, ए से सी। तो देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन मुझे बताइए। अभी मैं एवरेज एक्सेलरेशन, आप बोलेंगे सर डायरेक्शन चेंज हो रही है, आपने कहा था अभी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज। इंस्टेंटेनियस की नहीं खेलेंगे, एवरेज की तो खेल लेंगे, अभी खेल लेंगे एवरेज की तो। क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला आसान है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई टाइम। उसमें वी फाइनल लिखो प्यार से, वी इनिशियल लिखो, खत्म का। तो अभी मुझे कार का ये चाहिए। तो एक चीज बताइए, पहली चीज ए से बी तक, और तो ए एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे ही मैंने कहा ना, किसी ने ए एवरेज पूछा, अब आपके दिमाग में ये होना चाहिए, सर ने क्या सिखाया था, ए एवरेज। सर ने सिखाया था ए एवरेज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई टाइम, बस खत्म बात। दुनिया का कोई सवाल लो, चाहे मॉडर्न फिजिक्स का सवाल, उन्होंने कहा ए एवरेज, हमने कहा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई टाइम, खत्म बात। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्या आएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम। तो मुझे क्या क्या चाहिए, या क्या क्या चाहिए, मैं कह रहा हूँ कोई भी चैप्टर एवरेज एक्सेलरेशन पूछा, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं लगाऊंगा। एक तो वी फाइनल चाहिए, और एक वी इनिशियल चाहिए, और एक टाइम चाहिए। टाइम हम पिछली बार कैलकुलेट कर चुके थे, तो टाइम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम, टाइम कैसे आया था याद कीजिए। देखिए कार की स्पीड क्या है मुझे बताइए, कार की स्पीड क्या है, कांस्टेंट 5 मीटर पर सेकेंड, और रेडियस है 10 मीटर। वैसे हम ये टाइम सेम डेटा लिया है जो पिछले लेक्चर का लिया है। ठीक है, तो उसमें हमने टाइम थोड़ा और डिटेल में बात की थी, इसमें मैं थोड़ा शॉर्ट में बात कर लेता हूँ। टाइम, ठीक है, टाइम, तो ए से बी तक का टाइम कितना आएगा, ए से बी तक का, बाकी आपको लास्ट वीडियो में मिल भी जाएगा ये, उसमें बहुत आराम से प्यार प्यार से बात की थी। तो टी ए बी, तो एक चीज बताइए, टाइम को मैं लिखूंगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब बोलेंगे सर क्यों। देखिए अगर स्पीड कांस्टेंट होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट आते हैं, स्पीड कांस्टेंट होती है, तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बराबर स्पीड इंटू टाइम। अच्छा समथिंग कांस्टेंट है, मैं सीधा कह सकता हूँ ना, स्पीड, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपने गाड़ी चलाई, किधर चलाई मुझे नहीं पता, लेकिन कांस्टेंट स्पीड से चलाई, कांस्टेंट स्पीड से, तो 3 घंटे में कितनी चलाई होगी, तो ऑब्वियसली बात है 60 इंटू 3, 180। अब कहाँ पहुंचोगे मुझे ये नहीं मतलब, मैंने कहा कांस्टेंट स्पीड से चला रहे हो, गाड़ी का स्पीड फिक्स 60 पे है, अब किधर भी जा रहे हो घूमने, और 3 घंटे में तो 180। तो डिस्टेंस मुझे बताइए, डिस्टेंस मैंने कहा था आर थीटा, आर थीटा, आर्क लेंथ, क्यों, आर्क लेंथ ही तो आएगी, आर्क लेंथ ही तो आएगी ऐसे, ये रहा। तो डिस्टेंस तो आर्क लेंथ ही आएगी। तो आर थीटा डिवाइड बाय स्पीड अपनी है ये 5,
ठीक है 5। आर कितना है मुझे बताओ 10। ए से बी तक का एंगल कितना हुआ मुझे बताओ, π/2 डिवाइडेड बाई 5, ये आया था पाई सेकेंड। ये कितना आया था, पाई सेकेंड। इज इट क्लियर? ये पिछली बार भी आया था। ऐसे ही ए से सी तक का टाइम क्या आएगा मुझे बताओ, ए से सी तक का टाइम, तो आर थीटा, आर है मेरा 10। ए से बी तक मैं कितना एंगल, ए से सी तक मैं कितना एंगल घूम गया, यहां से यहां तक सेंटर से पाई, तो पाई डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आएगा 2 पाई सेकेंड, या जितना ए बी में लगा उसका डबल। स्पीड तो कांस्टेंट ही है, तो यहां से यहां तक का उतना ही आएगा। ये तो आ गया टाइम, है ना। और अगर आपको डिटेल में करना हो तो पिछले क्वेश्चन में अपन कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में। मेरे हिसाब से मोटे मोटे आपको ये समझ में आई गया। अब एक्सेलरेशन, अब मैं इसकी परिभाषा से उठ रहा हूँ। अब मैंने कहा एवरेज एक्सेलरेशन ए से बी मुझे निकालना है, ए एवरेज। ए से बी क्या निकालना है, ए एवरेज। तो अब मुझे अगली चीज क्या चाहिए मुझे बताओ, यही तो है क्वेश्चन को पहचानना, क्वेश्चन कैसे करें, यही असली चीज है, क्वेश्चन कैसे करें। तो ए से बी, तो मतलब फाइनल पॉइंट कौन है मेरा, बी, और इनिशियल पॉइंट कौन है, ए। तो बी पे मुझे वेलोसिटी चाहिए होगी, वेलोसिटी चाहिए होगी। वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड के साथ क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हम लिख चुके हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा पाथ के टेंजेंशियल होगी। जो भी पाथ आप चल रहे हो, मैंने पहले ही कहा मोशन को वेलोसिटी समझाती है, तो जो भी पाथ आप चल रहे हो उस पाथ के टेंजेंशियल होगी। तो बी पॉइंट पर वेलोसिटी इधर होगी, हाँ के ना, इधर होगी। तो वेक्टर मैं अगर मैं इसे लिखूँ, वी बी को वेक्टर में लिखूँ, तो क्या लिखूंगा मुझे बताओ, मैग्नीट्यूड कितना है 5, और ये डायरेक्शन मेरे हिसाब से आई कैप। सी पॉइंट पे वेलोसिटी इधर होगी, कितनी होगी, वी सी। वी सी कितनी आएगी, वी सी देखिए 5 तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्या होगा, माइनस जे कैप। अच्छा नीचे की तरफ ए पॉइंट पे वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी, अच्छा कार ऐसे घूम रही है इसलिए। ए पॉइंट पे वेलोसिटी क्या आएगी मुझे बताइए, वी ए क्या आएगा, वी ए मैग्नीट्यूड तो 5 ही अगेन, और डायरेक्शन है प्लस जे के। क्लियर? तो इस बार देखिए हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, अब तो बस वैल्यू रखनी है, खत्म, दैट्स ऑल। चलिए ए एवरेज क्या आएगा, तो बी पे वेलोसिटी है 5 आई कैप, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 जे कैप, डिवाइडेड बाय टाइम कितना, पाई, दैट्स ऑल। आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। आपने कहा सर नहीं, मेरे को ए एवरेज का मैग्नीट्यूड पूछा है किसी ने, एवरेज का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। मेरे हिसाब से फैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना था, 5 पाई, पाई कॉमन ले लो, अंदर बचा आई कैप माइनस जे कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2। मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। ऐसे ही ए एवरेज, ए टू सी, ए टू सी, ए से सी बात करूं तो क्या आएगा मुझे बताओ, फाइनल वेलोसिटी सी पे -5 जे कैप, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल 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 ए पे तो 5 जे कैप, डिवाइडेड बाय टाइम कितना 2 पाई। तो देखिए -5 अच्छा जे और जे है तो जुड़ जाएगा, -10 और 2 है तो -5/पाई जे कैप, और मैग्नीट्यूड लिखे तो इसमें तो स्क्वायर ऐड करने की जरूरत नहीं है, 5/पाई। इज इट क्लियर और नॉट? 100%, 100%। ठीक है। एवरेज एक्सेलेरेशन कई बच्चों को डायरेक्शन वाइज फील, अच्छा आई कैप माइनस जे कैप को ड्रॉ कर सकते हो, एवरेज एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन ड्रॉ कर सकते हो, आई कैप इधर और माइनस जे कैप इधर, तो एवरेज एक्सेलेरेशन इधर आएगा ना। कुछ बच्चे बोलेंगे सर कैसे, 5 आई कैप इधर ड्रॉ किया, जे कैप इधर ड्रॉ किया, इधर, यहाँ से यहाँ कार गई, एवरेज एक्सेलेरेशन ऐसे था। बच्चे कहेंगे सर ये कैसे, एक्सेलेरेशन इधर है, कार इधर जा रही है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ एक्सेलेरेशन को फील नहीं करना है। कहाँ जाओगे कौन बताएगा, आप बोलेंगे सर एक्सेलरेशन इधर कैसे, जरा मुझे बताना, वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं बदली, अच्छा मैग्नीट्यूड सेम रहा है, यहाँ क्या बदल गई, डायरेक्शन, एक्सेलरेशन ने बदला है भैया, है? बात क्लियर है? चलिए ठीक है, क्लियर। अगले सवाल पे आता हूँ। अगला अगला सवाल नहीं, तो मैंने अभी तक क्या करवाया मुझे बताइए, मैंने एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मैंने एक्सेलरेशन की परिभाषा बता दी, एक्सेलरेशन क्या होता है, उस परिभाषा को पूरी तरह बताया, कुछ चीज़ें बताई, अलग अलग टर्मिनोलॉजी कौन किसको डिनोट कर रहा है, उसमें हमने ये कहा कि ये अभी हम पढ़ेंगे, और इस पोर्शन, किसी पर्टिकुलर पोर्शन का वादा किया कि डायरेक्शन के कारण इंसिडेंट एक्सेलरेशन क्या होगा वो देख लिया। एवरेज एक्सेलरेशन का सवाल तो अभी कर सकते हैं, हमने कर लिए, यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई इश्यू नहीं है। चलिए अब हम अपना पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब इस बार एक्सेलरेशन क्या होने वाला है मुझे बताएंगे, एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, कांस्टेंट। मतलब एक्सेलरेशन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में क्या है, कांस्टेंट। वैसे अभी हम डायरेक्शन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं तो ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन में काम कर लेते हैं।
ठीक है, तो एक्सेलेरेशन क्या है? कांस्टेंट। वैसे तो मैंने परिभाषा बड़ी वाली लिखी है। वेलोसिटी क्या है मुझे बताओ? डी आर वेक्टर बाई डी टी। और एक्सेलेरेशन क्या है? डी वी बाई डी टी। लेकिन हम जहाँ से शुरुआत करेंगे, अभी हमें स्ट्रेट लाइन पे ही बात करना है, तो वो स्ट्रेट लाइन में मैं क्या लिख सकता हूँ? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अभी हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। आप चाहे तो मैं इसको 2D 3D में भी कर सकता हूँ। 2D 3D का हम खेल खेल लेंगे जहाँ देखेंगे। अभी अभी तो मैं ये लिख रहा हूँ फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन में ए को क्या लिखने वाला हूँ? तो फॉर स्ट्रेट लाइन ये तो हो गया। अच्छा, मैंने कहा यही ज्ञान है, असली ज्ञान तो यही है। सबसे बेसिक बात, सबसे इंपॉर्टेंट होती है, असली ज्ञान यही है। अभी क्या होगा? हम समय बचाने के लिए कुछ फॉर्मूले बना, समय बचाने के लिए, ठीक है, वो समय तो अभी बचाएंगे। तो अभी मैं कह रहा हूँ फॉर फॉर क्या? स्ट्रेट लाइन मोशन। फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन मैं क्या लिख सकता हूँ मुझे बताओगे? फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन पहली चीज मैं क्या लिख सकता हूँ? v बराबर डी एक्स बाई डी टी। हाँ या ना? इज इट क्लियर और नॉट? मैं इसे ऐसे डिवाइड कर देता हूँ। एक्सेलेरेशन ये तो ऊपर लिख दिया, ठीक है, बोर्ड का पार्ट कर लेते, ये पहला पेज है, ठीक है, वो तो वहीं लिख दिया है। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट ये रहा, ये तो परिभाषा में आ गई। क्लियर? फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन v बराबर डी एक्स बाई डी टी। अच्छा, स्ट्रेट लाइन में ही कर रहे हैं। अब देखिएगा ध्यान से, ठीक है, या एक काम करते हैं, इससे पहले उठाते हैं a बराबर क्या लिखूंगा मुझे बताओ? dv बाई dt। इससे उठाते हैं, पहली इक्वेशन आएगी। उठाए, dv बराबर क्या आएगा मुझे बताओ? dv बराबर क्या मैं a dt इधर ला सकता हूँ? dt को इधर ले आऊँ? अच्छा, dt इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो dv बराबर a dt। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई में कोई इश्यू नहीं है। अब मैं क्या करूंगा? दोनों तरफ क्या करने वाला हूँ? इंटीग्रेट। अब बोलूंगा सर दोनों तरफ इंटीग्रेशन, हाँ एक चीज बताइए, चलो एक काम करते हैं, एक छोटा छोटा स्टेप और लिखते हैं, क्योंकि यहाँ कई बच्चों को दिक्कत आती है। तो dv बराबर a dt इधर मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ आया। अब मैंने दोनों तरफ क्या लगा दिया? इंटीग्रेशन का साइन। एक चीज बताइए, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर सकता हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ ना, ये तो कर ही सकता हूँ ना। फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लूँ, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर लूँ, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लूँ, दोनों तरफ रूट ले लूँ, वही तो काम कर रहा हूँ। तो dv बराबर a dt वो बहुत लल्लू तरीके से आया। ऐसे ये कैसे आया? पूरी बात करते हैं। a बराबर डी बाई डी टी परिभाषा है, जब स्ट्रेट लाइन मोशन, डायरेक्शन चेंज की बात नहीं हो रही। a बराबर डी बाई डी टी, dv बराबर ए डी टी, डी टी उधर मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ क्या कर दिया? इंटीग्रेशन। हम फिजिक्स में हमेशा डेफिनेट इंटीग्रेशन कोशिश करते हैं, इनडेफिनेट अगर करना ही पड़ जाए तो कर देंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं। तो पहली बार डेफिनेट इंटीग्रेशन आया है तो इसका वेलकम भी कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, फाइनल लिमिट की आप परवाह मत करो, इनिशियल लिमिट की परवाह करो, ठीक है। तो अभी तो पहले मैं काम करता हूं, मैं इसको क्या लिख सकता हूं मुझे बताओ? डी वी बराबर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होने का कुछ फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ मुझे बताओ? ये इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा? बाहर। ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, ठीक है। तो अब यहां किसका इंटीग्रेशन करना है? टाइम का। टाइम जनरली हम स्टार्टिंग टाइम को जीरो मानते हैं जनरली। फाइनल लिमिट की परवाह मत करो का मतलब क्या है पता है? फाइनल लिमिट हमेशा dx का इंटीग्रेशन करना है, x रखो x, dv का करना है v रखो, dt का करना है t रखो, di का करना है i रखो, ठीक है। जैसे इसका dv का इंटीग्रेशन करना है, फाइनल लिमिट तो v रख दी, इनिशियल वेलोसिटी को मैंने u मान लिया। u एक सिंबल है, मेरे सबको पता है। क्या होगा मुझे बताओ? dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? v। अगर मैं लिमिट रखूं तो क्या आएगा? v माइनस यू बराबर क्या? a t माइनस जीरो। यहां से क्या फॉर्मूला निकल के आया मुझे बताओगे? v, इस u को इधर भेज दिया तो u प्लस ए टी। ये आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन की पहली इक्वेशन हो जाती है। शायद मेरे हिसाब से क्लियर है सबको। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी हम सबको याद भी कर लेंगे, फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे इन पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया? dv, अच्छा हमने इन इक्वेशन को सीधे भी लिख सकते थे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए सीधी इक्वेशन होती है। क्यों लिखें? मुद्दा ही है, जब सीखने का मौका मिल रहा है तो सीखें। हमने कहा इसको भी डिराइव करते हैं, क्योंकि मेरा अगला लेक्चर है वेरिएबल एक्सेलरेशन, उससे हमें डर लगता है। इसकी इक्वेशन से तो फिर भी हम खेल लेते हैं, उससे हमें डर लगता है। अगर आपको ये आता है तो आपको वो भी आता है। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हुआ तो इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा। और क्या लल्लू है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने इसको भी डिराइव करना सीख लिया तो वो तो हलवा हो जाएगा फिर। तो हम यहाँ तकलीफ झेलेंगे। एक्सेलरेशन मान लो आ जाता टी स्क्वायर, तो एक बात बताइए, इंटीग्रेशन से बाहर नहीं जाता? टी स्क्वायर लिख देता इसे, टी स्क्वायर डी टी, तो क्या होता है मुझे बता? टी क्यू बाई थ्री। तो v माइनस यू बराबर टी क्यू बाई थ्री आ जाता, नया रिलेशन आ जाता या नहीं? तो मुद्दा यही है, मुद्दा यही है। अब मैं क्या करूंगा? अगला, ये पहली इक्वेशन आ गई मेरी,
फर्स्ट इक्वेशन मेरी आ गई, इन सबको एक साथ लिख दूंगा मैं, उसकी परवाह मत करो, फॉर्मूलों की परवाह मत करो। मैं फिर बोल रहा हूँ पहले फॉर्मूले बनाओ, इन्वेंटर बनो, फॉलोवर नहीं, लीडर बनो, फॉलोवर नहीं, लीडर बनो भाई, ठीक है। लीडर जिसके पीछे लोग फॉलो करेंगे, ये लीडर है, नया कुछ करके दिखाएगा। जो रिपीटेड काम करेगा उसके लिए थोड़ी होता है, ठीक है। चलिए, बदलाव लाएगा, बदलाव, बदलाव मतलब कुछ नया बदलाव लाएगा, तो v इजिकल टू यू प्लस एटी। अब मुझे बताइए मैं v को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, जो पुरानी आपको इक्वेशन बताई थी, मैंने कहा था सब कुछ यही है, मैंने कहा था सब कुछ यही है, और वन डायमेंशन का तो सब कुछ यही है, वन डायमेंशन का तो सब कुछ यही है। वो क्या है मुझे बताओ, वो क्या है मुझे बताओ, ये डब्बे में डब्बा हो गया भाई, वो क्या हो गया, वो जर्नल हो गया। ये क्या है मुझे बताओ कि 1D के लिए तीन ही फॉर्मूले हैं, ए इजिकल टू डी बाई डी टी, वी इजिकल टू डी एक्स बाई डी टी, या ए बराबर वी डी बाई डी एक्स, और एक्स की जगह आप वाई जेड कुछ भी खेल सकते हैं। अब मैं v को क्या लिख सकता हूँ मुझे बताओ, मैं v को लिख सकता हूँ डी एक्स बाई डी टी, और v किसके बराबर था, u प्लस ए टी, तो मैं dx को इधर ही रखा मैंने, और u प्लस ए टी में डी टी इधर भेज दिया, हाँ या ना। और देखिए आप सीख रहे हैं, अगला लेक्चर जो है मेरा वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला, मुझे वहाँ कुछ एक्स्ट्रा सिखाना नहीं है, जो ये हो रहा है वही है, यही बेसिक है। ये बच्चों को आता है, वो नहीं आता। अब मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, इंटीग्रेशन कर दूं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दूं। इंटीग्रेशन में लिमिट, मैं अगेन बोल रहा हूं, मुझे लिमिट की परवाह नहीं है, मैंने कहा ना फाइनल लिमिट की परवाह नहीं है, सिर्फ मुझे क्या चाहिए होती है मुझे बताओ, हमेशा मुझे क्या चाहिए होती है, इनिशियल लिमिट, हमेशा इनिशियल लिमिट। तो एक्स की फाइनल लिमिट एक्स होगी, और यहाँ किसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, टाइम, तो इसकी लिमिट होगी, अच्छा ये डी टी बताएगा किसका इंटीग्रेशन हो रहा है, तो टाइम। इनिशियल मैं मान लेता हूँ पोजीशन इनिशियल एक्स आई थी, कितनी, एक्स आई, और टाइम है मेरा जीरो। जनरली स्टार्टिंग जब भी मोशन होता है हम टी जीरो मान लेते हैं, खत्म बात। डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा मुझे बताओ, एक्स, तो एक्स माइनस एक्स इनिशियल बराबर, इसको मैं टुकड़ों में कर सकता हूँ, यू डी टी प्लस ए टी डी टी, ठीक है। इस बार भी मुझे बताइए क्या होगा, इसमें से मैं थोड़ा सा स्टेप, एक स्टेप यहीं लिख दूं, ए को क्या मैं इंटीग्रेशन से बाहर ला सकता हूं, मुझे बताइए क्या मैं ए को इंटीग्रेशन से बाहर ला सकता हूं, ए वेरिएबल होता तो नहीं ला पाता, ए की वैल्यू दे देता। तो अगले लेक्चर के सवाल भी यही हो रहे हैं, ए दे देता 2t², तो ए की वैल्यू, ए बाहर नहीं आता, वैल्यू रख देते, दैट्स ऑल। इंटीग्रेशन बहुत लल्लू आते हैं अपने यहाँ, ठीक है। क्या आएगा मुझे बताओ, u, अच्छा ये u भी बाहर, अच्छा u तो कांस्टेंट है इनिशियल, अच्छा बच्चे बोलेंगे सर वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़ी है, इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है। इनिशियल वेलोसिटी तो एक बार आपने मोशन स्टार्ट कर दिया, स्टडी करना, तो इनिशियल मतलब जहां आपने टी जीरो माना वहां से शुरू हो गया, अब उसके बाद आप वेलोसिटी बदल सकते हो। जैसे आपने कहा मेरे को कोटा से जयपुर जाना है, तो जहां से मैंने गाड़ी शुरू की, जब मैंने टी जीरो माना तब मेरी गाड़ी की स्पीड थी 40 और टूवर्ड ईस्ट थी, ठीक है, मतलब इस रोड पे चल रहा था 40 की स्पीड से। अब 2 घंटे बाद मेरी वेलोसिटी कुछ होगी, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, मैं अब हर टी टाइम पे मैं वेलोसिटी बदल सकता हूँ, मेरे ऊपर स्टीयरिंग मेरे हाथ में, एक्सेलेटर ब्रेक मेरे हाथ में। लेकिन क्या मैं इनिशियल वेलोसिटी बदल सकता हूँ? मुझे 2 बजे याद आया, 2 घंटे बाद, कि यार 12 बजे जब मैंने गाड़ी चालू की थी ना यार, अच्छे से चालू नहीं की थी, बदलते हैं यार, है ना, वो 40 कम स्पीड से उठाई थी, ज़्यादा स्पीड से उठाते हैं। पीछे जाके 2 घंटे पीछे जाके बदल सकते हो। अब तो मोशन शुरू हो गया ना, जहाँ से आपको स्टार्ट ऑब्जर्व करना था कर लिया, टी जीरो मान लिया, तो एक बार मोशन शुरू हो गया, तो जो इनिशियल है वो इनिशियल है, यू तो कांस्टेंट ही रहेगा, यू तो इनिशियल वैल्यू है। क्या आएगा मुझे बताओ, एक्स माइनस एक्स आई, यू बाहर, टी प्लस टी का इंटीग्रेशन t²/2, तो कितना आएगा मुझे बताओ, हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन भी आपने पहले पढ़ी है। x माइनस एक्स को क्या बोलते हैं मुझे बताओ, जो भी अभी आपकी पोजीशन है x माइनस एक्स इनिशियल, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान रखिएगा, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में हल्का सा अंतर होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है कहाँ से कहाँ गए, मतलब जैसे मैंने कहा कि मैंने 200 किलोमीटर गाड़ी चलाई टुवर्ड ईस्ट, तो बताओ कहाँ पहुंचा, तो नहीं, मुझे ये 200 किलोमीटर ईस्ट ये बताएगा मैंने गाड़ी किधर चलाई, कितनी चलाई। कहाँ पहुंचे के लिए मुझे इनिशियल पोजीशन चाहिए होगी, कि भैया पटना से गाड़ी शुरू की, या लंदन से गाड़ी शुरू की, या न्यूयॉर्क से गाड़ी शुरू की, या सिडनी से चालू की, अलग अलग जगह से अलग अलग 200 किलोमीटर ईस्ट जाओगे तो अलग अलग चीज़ में। तो डिस्प्लेसमेंट तो 200 किलोमीटर ईस्ट है, लेकिन कहाँ पहुंचे के लिए इनिशियल भी चाहिए होता है, क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट और एक्स में हल्का सा अंतर होता है, आपको पोजीशन बताने के लिए इनिशियल पोजीशन चाहिए होती है। हाँ, इनिशियल पोजीशन अगर जीरो हो जाए, तो इनिशियल पोजीशन अगर जीरो हो जाए, हमने कहा जहां हमारा ओरिजिन है वहीं से बात कर रहे हैं, तो एक्स और एस बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए, अब इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन आ गई। तीसरी हम इससे जुगाड़ करके ला सकते हैं। जुगाड़ करके क्या ला सकते हैं मुझे बताओ, एस बराबर क्या था मुझे बताओ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं यू को यहां से क्या लिख सकता हूं मुझे बताओ, यहां से मैं यू को क्या लिख सकता हूं,
यहाँ से मैं u को हटाना चाह रहा हूँ। इस इक्वेशन से बहुत सारी इक्वेशन पैदा होगी, ध्यान रखिएगा। इस इक्वेशन से बहुत सारी इक्वेशन पैदा करूंगा सेकंड नंबर इक्वेशन से। तो करें तो मैं u की जगह क्या लिख सकता हूँ मुझे बताओ। यहाँ से v माइनस सॉरी v-80 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा मैंने u को हटा दिया। अच्छा इस इक्वेशन से बहुत सारी इक्वेशन आएगी, तो एक चीज बताइए, वैसे तो ये दो ही सफिशियंट है, और इक्वेशन हमारा समय बचाएगी एग्जाम में। v-80 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या आएगा मुझे बताओ। ये आ जाएगा vt-80 स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए क्या आ गया, s बराबर आ गया vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं इस इक्वेशन को भी खूब यूज करूंगा, ध्यान रखिएगा। s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो आपने पढ़ा है, s बराबर vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर भी होता है। कई बार क्या होता है, मुझे फाइनल वेलोसिटी पता होती है, लगाएंगे जुगाड़, टेंशन ना लो। ठीक है, तो vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, कुछ नहीं किया है, वैल्यू रख दी। अगला अगला क्या होगा, तो मैंने कहा मेरी एक इक्वेशन, इसी इक्वेशन से सब डिराइव होगा, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 3 आ गई। मैं एक काम करना चाह रहा हूँ, यहाँ से टाइम उड़ाना चाह रहा हूँ, टाइम। और एक इक्वेशन क्या थी मेरी, ये दो इक्वेशन से सब कुछ डिराइव हो जाएगा। इन दो को मैं प्रॉपर बेसिक से लेके आया हूँ, इन दो को मैं प्रॉपर बेसिक से लाया हूँ। अब इन दो से सब कुछ बना दूंगा मैं इससे टाइम उड़ाना चाह रहा हूँ। अच्छा पहले मैंने क्या उड़ाया मुझे बताओ। इस इक्वेशन से एक एक करके उड़ाएंगे। एक बार u को टारगेट करेंगे, एक बार t को टारगेट करेंगे, एक बार a को टारगेट करेंगे, और इक्वेशंस बनती जाएंगी। ठीक है, इज इट क्लियर। अलग अलग लोगों को टारगेट करेंगे, अलग अलग इक्वेशन बनी। पहले मैंने u को टारगेट किया तो एक नई इक्वेशन बन गई vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। इस बार मैं टारगेट कर रहा हूँ टाइम को, तो क्या होगा मुझे बताओ। u t की जगह क्या लिखोगे बताओ। v माइनस यू डिवाइड बाई ए प्लस हाफ ए, क्या आएगा मुझे बताओ, v माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर। क्या आया बताइए। ठीक है, क्या आया, s बराबर ये आ गया यू वी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस यहाँ लिखे तो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu डिवाइड बाई, या ए स्क्वायर आएगा, ये कट जाएगा 2a। मैंने 2a एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2as, अच्छा 2a मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2uv माइनस यू स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर। अच्छा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu। क्या आया, ये भाई साहब थोक भाव में कट गए। वी स्क्वायर, ये माइनस 2u स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, तो ये आ गया वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक और इक्वेशन आ गई अपनी, ये सारी इक्वेशन अभी लिखाने वाला हूँ। अब ये आ गया एक पार्ट। मैं एक बार फिर इसमें से इस बार क्या उड़ाया मैंने, मुझे बताइए, टाइम। एक बार u उड़ाया, एक बार टाइम उड़ाया, अब मैं a उड़ाना चाहता हूँ। तो s बराबर क्या आएगा मुझे बताओ, ut प्लस हाफ ए की जगह क्या लिखोगे उस इक्वेशन से मुझे बताओ। ए की जगह क्या लिखोगे, v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, सॉरी बाई टी इंटू टी स्क्वायर। क्या आ गया बताओ, यू टी प्लस ये एक टी कट गया, v माइनस यू बाई 2 इंटू टी। आप एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा मुझे बताइए। s बराबर क्या आएगा, s बराबर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 2ut प्लस vt माइनस ut डिवाइडेड बाई 2। यहां से इक्वेशन निकल के आई v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। ये भी मेरे बड़े काम की इक्वेशन होती है। ठीक है, अच्छा टाइम सेविंग इक्वेशंस है, ऑल आर द टाइम सेविंग, वरना मैं कह रहा हूं इन दो से तो सब कुछ आ जाएगा। जब इन्हीं से तो सब डिराइव कर रहा था, इन दो से सब कुछ आ जाएगा यार। इसमें क्या होता है, ये कब लगाते हैं हम, ये कब लगाते हैं जब v दिया हो, u दिया हो, टाइम दिया हो, a नहीं दिया हो। ये कब लगाते हैं, जब वो आई थी वो वाली, इसमें ये कब लगाते हैं मुझे बताएंगे। ये आप कई बार फिर भी यूज कर चुके हो, v दिया है, u दिया है और a दिया है, s निकालना हो इस टाइप से, सो ऑन। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। एक और चीज का फॉर्मूला लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट इन। अच्छा ये जितने भी फॉर्मूला है उसमें s क्या है मुझे बताइए। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, s का साइन पहले ही लिख चुका हूँ। डिस्टेंस ट्रेवल फॉर्मूले से नहीं आती, डिस्टेंस ट्रेवल के सवाल गंदे होते हैं, करेंगे बाद में। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ये एक और फॉर्मूला बनता है, मैं बनवा देता हूँ। मैं अगेन का फॉर्मूले से नहीं, मैंने तो कहा इन दो से भी अपन सारे सवाल कर लेंगे। जहाँ से शुरू करो एग्जाम में, अगर अपने 5 मिनट ये सोचने में लगा दिया कौन सा फॉर्मूला लगाएं जिससे समय बचे, तो 5 मिनट तो खराब कर दिया। 5 मिनट सोच के ये सोचा कि 30 सेकंड किसमें बचेंगे, इससे अच्छा तो जहाँ से शुरू करते खरीद देते। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का मतलब क्या है, इसे देखो, एक अलग सा टर्म है, यह है एस एनएथ, तो बोला था एस एनएथ।
एस nth का मतलब क्या है कि nth सेकंड में कितना चले। अब बोलेंगे सर ये nth सेकंड का मतलब क्या हुआ? nth सेकंड, सेकंड इतनी जल्दी आपको फील नहीं होते। ऐसे आवर में सोचो, आवर में ठीक है, तो आपको इतना जल्दी फील नहीं होता nth। इसे ऐसे सोचो, कोटा से जयपुर गए, 5 घंटे की जर्नी, ठीक है 5 घंटे की जर्नी। मैंने सिर्फ आपसे एक पूछा थर्ड आवर में कितना चले, थर्ड आवर तीसरे घंटे में कितना चले, तीसरे घंटे में कितना चले। तो एक चीज बताइए, इस बार आपको आर फील हो रहा है, इस बार आपको पता चल रहा है हाँ तीसरे घंटे में। पहले 3 घंटे में कितना चले ये नहीं पूछ रहा मैं आपसे, मैंने क्या पूछा? थर्ड आवर में कितना चले, थर्ड आवर तीसरे घंटे में कितना चले। 3 घंटे में कितना नहीं चले, 3 घंटे 3 आवर्स में कितना चले ये नहीं पूछ रहा, थर्ड आवर में कितना चले। तो आप क्या करोगे, एक तरीका तो ये है कि भैया थर्ड आवर का मतलब क्या हो, जैसे 12 बजे निकले तो 2 से 3 बजे के बीच में कितना चले। भाई 12 बजे निकले हो तो पहले 2 घंटे के बाद जो 1 आवर आएगा उसमें कितना चले, यही ना। तो बस वही थर्ड आवर में कितना चले, इसका मतलब पहले 3 घंटे में जितना चले माइनस पहले 2 घंटे में जितना। नहीं, तीसरे घंटे में, थर्ड आवर में। मैंने कहा 12 बजे हम यहाँ से गाड़ी लेके निकले, 5 बजे वहां पहुंच गए। किसी ने कहा थर्ड आवर में कितना चले थे भाई, थर्ड आवर, थर्ड है ना, या तीसरे घंटे में कितना चले गए। तो तीसरा घंटा मतलब 60 मिनट अब आपको दिख रहा है, सेकंड नहीं दिखता है। इसलिए 1 आवर तो दिखता है, आपको लगता है बहुत बड़ा टाइम है, सेकंड भी होता है टाइम बड़ा सा, लेकिन आपके लिए तो खटाक से निकल जाता है, इसलिए आपको फील नहीं होता वो। तो और मैंने कहा थर्ड आवर में कितना चले, तो आपने 2 बजे से 3 बजे के बीच में कैलकुलेट किया। पहले 3 घंटे में जितना चले माइनस पहले 2 घंटे में। तो एस एन एथ क्या आएगा मुझे बताओ, एस एन एथ आएगा SN - SN - 1। अच्छा ये है अ, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन 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 फर्स्ट n सेकेंड। और ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली n - 1 सेकेंड। तो मुझे बताइए, इसका फॉर्मूला आप खुद ही बना सकते हो। n सेकेंड में कितना चला, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में मैं t की जगह क्या लिखने वाला हूँ, n प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस माइनस u इंटू, अब टाइम को क्या लिखूंगा, n - 1 प्लस हाफ ए n - 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा, इसका भी फॉर्मूला आ जाता है। वैसे तो मैं फॉर्मूले से ज़्यादा ये प्रैक्टिस करने की बात ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि जेई ने मान लीजिए कहा कि पहले 3 नहीं 7 से 9 सेकेंड में कितना चले, या 10 सेकेंड की जर्नी थी तो लास्ट 3 सेकेंड में कितना चले। तो आप तो एक काम करो ना, 10 सेकेंड की जर्नी थी, लास्ट 3 सेकेंड में कितना चले, तो पहले 10 में कितना चले माइनस पहले 7 में कितना चले। ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फॉर्मूले के कभी भी धज्जियां उड़ा देते हैं। ठीक है, क्या आएगा मुझे बताएंगे, ये आ जाएगा u प्लस सॉल्व कर कर आके a/2 2n - 1। अच्छा सॉल्व कर लीजिएगा, दैट्स ऑल। इज इट क्लियर? तो ये कुछ काम भर के फॉर्मूले हैं, लेकिन इन सब फॉर्मूलों के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, एक्सेलेरेशन क्या है, कांस्टेंट। मैं फिर बोलूंगा, बेसिक तो मेरा यही खत्म हो गया, अगले लेक्चर का भी और इस लेक्चर का भी। अगले लेक्चर में मैं वेरिएबल एक्सेलेरेशन उठाऊंगा, इस चैप्टर में, इस लेक्चर में कांस्टेंट एक्सेलेरेशन उठाऊंगा। मैंने फिर बोला, मेरी काइनेमेटिक्स तो यहीं खत्म हो गई। काइनेमेटिक्स किसकी, इस चैप्टर की, इस चैप्टर की, अगले चैप्टर की, मॉडर्न फिजिक्स तक। अगर काइनेमेटिक्स, अगर पार्टिकल चला तो उसका मोशन तो मैं ऐसे ही स्टडी कर, मैं मॉडर्न का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वहां अगला मुझे एक्सेलेरेशन बता दे, मैं बता दूंगा कहाँ जाएगा, क्या जाएगा, कैसे जाएगा, जो भी होगा। बाकी जो भी बातें होंगी, मैंने तो कहा चलो इलेक्ट्रो में, मैग्नेटिज्म में चार्ज चलेगा, काइनेमेटिक्स तो यही लगेगी। तो ये है बेसिक, कैसा भी मोशन आए, घूमते घूमते चले, डांस करते करते चले, है ना, या ऐसे चले वैसे चले, जलेबी बने, कुछ भी बने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यही होगा जो कुछ होगा। अब हम एग्जाम में टाइम बचाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टूल्स पैदा कर रहे हैं। वो एक्स्ट्रा टूल है कि अगर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन हुआ तो, अच्छा ये तो सवाल हो गया, अगर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन हुआ तो हम इक्वेशंस घर से पैक करके ले जा रहे हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो। ठीक है, तो वो टाइम सेव की इक्वेशंस क्या क्या है कि भैया, एक तो v इजिकल टू यू प्लस ए टी आपको पता है, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। इस टाइप की इक्वेशंस। वैसे आप बोलेंगे सर इनको बॉक्स में नहीं लिखा, मैंने लास्ट में तैयारी की है। ठीक है, तो आपको तो बस पढ़ना है अच्छे से। अगर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन मोशन है तो वेलोसिटी एट टाइम t v इजिकल टू यू प्लस ए टी, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। पोजीशन एट टाइम t, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है। पोजीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पोजीशन जोड़ दो। जैसे मैंने आपको कहा कि आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ 200 किलोमीटर ईस्ट, तो कहाँ पहुंचे, तो उसके लिए ये बताना पड़ेगा कहाँ से मोशन शुरू हुआ। तो आप एक काम कीजिए, जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसमें x इनिशियल जोड़ दीजिए या इनिशियल पोजीशन जोड़ दीजिए, वही सेम दूसरी इक्वेशन के साथ। ठीक है, तो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में अंतर होता है,
डिस्प्लेस हाँ दोनों सेम हो जाएंगे अगर इनिशियल पोजीशन ओरिजिन हो तो। ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम टी। एक और फॉर्मूला बना हमारा u प्लस वी बाई टू इंटू टी। अलग अलग फॉर्मूले आपको अलग अलग जगह फास्ट करेंगे, फिर भी मैं बोलूंगा जो सूझ जाए वो लगाओ, खत्म बात। एस एन एथ ये रहा, मैं तो फिर बोलूंगा इसमें भी आप तो वही लगाओ। एन में कितना चले, माइनस एन माइनस वन में कैसे चले, दैट्स ऑल। फॉर्मूला फॉर्मूले मैं प्रेफर कम ही करता हूँ, ये रहे। अब हम करेंगे क्वेश्चंस की शुरुआत, ठीक है। क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन की शुरुआत। यहां तक हमने एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया, हम क्वेश्चंस की शुरुआत करने वाले हैं। अब हम इस पे थोड़ी सी चर्चा और करेंगे, लेकिन टेक अ लिटिल ब्रेथ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है। एक हल्का सा ब्रेथ ले लीजिए और सोचिए क्या पढ़ा है, देन वी कंटिन्यू। मैं भी पानी पी लेता हूँ, ठीक है, जब तक।